हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः आपके बीच स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके उपस्थित हैं। जो अगले पार्ट में हमने बताया था कि इसके अगले वीडियो में जो आपको कुछ पर्यटन स्थल है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें शामिल किया गया है समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रांसीसी क्रांति से। तो इससे संबंधित है फ्रांसीसी क्रांति से है। और ये फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो 1789 ईस्वी में जो हुआ था फ्रांस में, इसी से संबंधित है। यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श जो हमारे आपको प्रस्तावना में जो देखते हैं। हमारी जो प्रस्तावना है इसे जब आपको मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा के समक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। यहाँ प्रियम्बल जो है वो पहली बार संविधान सभा जो कमेटी बनाई गई थी जिसके द्वारा भारत में संविधान बनाया जा रहा था, उसके समक्ष किसने प्रस्तावना प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। बनाया किसने? मोतीलाल नेहरू। बाद में चलकर 22 जनवरी 1947 ईस्वी में प्रस्तावना को संविधान सभा ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और इस तरह प्रस्तावना हमारे संविधान में शामिल किया गया। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है। और प्रस्तावना में कहा जाता है, जैसे शब्द की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो इसमें से ये जो शुरू वाला जो लाइन है इसको जरूर याद रखेंगे। एग्जाम में किसी न किसी स्थान पर गैप छोड़ के आपके एग्जामों में पूछा जाता है। और हमारी प्रस्तावना में भी आपको अंतिम शब्द जो लिखा रहता है, जैसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग श्री शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को जब हम अंगीकृत करते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अपना लिया गया ही? तो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिया गया था। किंतु संविधान के कुछ हिस्से को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, किंतु मेरा संविधान पूर्ण रूप से जो लागू हुआ वो आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू किया गया था। किंतु प्रस्तावना में जो शब्द लिखा गया अंगीकृत करना, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। हमारे प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था आपको 1976 ईस्वी में, यानी 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी में पहली बार हमारे प्रस्तावना में संशोधन करके आपको पंथ निरपेक्ष जो शब्द दिख रहे हैं, पंथ निरपेक्ष, आपको एकता और अखंडता और समाजवादी, ये 3 शब्दों को बाद में जोड़ा गया जो हमारे प्रस्तावना में पहले से शामिल नहीं था। इंदिरा गांधी के समय जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थे। तो याद रखेंगे अभी तक हमारे प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है। हमारे प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना में संशोधन से पहले आपने नाम सुना होगा बेरवारी यूनियन 1960 ईस्वी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान सभा के सदस्यों की एक विचार है, एक उनकी भावना है, अतः इसमें प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। किंतु बाद में चलकर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के अंग ही है, इसे विधायिका के द्वारा यानी संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु इनके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो, यानी उसको खराब न किया जाए। और उसके बाद ही 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में पहली बार संशोधन किया गया और इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष एकता और अखंडता को जोड़ा गया, जैसे कि आप प्रस्तावना में देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण कौन है? तो ये सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो कुछ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जैसे पटाना, क्या है? पटाना। और पटाना के बाद कहाँ जाना है? तो पार्कलैंड। कहाँ जाना है? पार्कलैंड। और पार्कलैंड के बाद कहाँ जाना है? तो सवाना। कहाँ पहुँचना है? सवाना।
और सवाना के बाद लनोज, कहाँ जाना है भाई, आपको लनोज घूमने जाना है। उसके बाद कंपोज यानी बैक, अपने घर की ओर निकल जाना। तो ये सारे जो हम लिखे हैं ये सब घास के मैदान है। क्या है, घास के मैदान, और सब ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। जैसे पूछेगा पटाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ है, तो श्रीलंका में है। कहाँ है, तो ये श्रीलंका में है। और उसी तरह आपके प्रश्न आए कि पार्क लेन जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और सवाना कहाँ है, अफ्रीका में। लनोज कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। और कंपोज कहाँ है, ब्राजील में। तो इसको एक साथ याद रखें। कुछ शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान भी है, जैसे पंपास। क्या है, पंपास, तो पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में है। और बेल्ट कहाँ है, ये आपको दक्षिणी अफ्रीका में है, जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपी घास का मैदान भी आपको यूरेशियाई क्षेत्र यानी एशियाई क्षेत्र में ही पाया जाता है, खासकर रूस में पाया जाता है। और इसको याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 और तीसरा हुआ था 1932। तो 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ था। और यह गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हो रहा था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे को रेमजे मैकडोनाल्ड, कौन थे, रेमजे मैकडोनाल्ड जो थे उस समय वहाँ के आपको प्रधानमंत्री थे। उन्हीं की अध्यक्षता में ये राउंड टेबल चल रहा था। और प्रथम जब 1930 में हुआ था, उसमें कांग्रेस का कोई मेंबर शामिल नहीं हुआ। बाद में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 ईस्वी में, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और इसके लिए पहले आपको दिल्ली के वायसराय भवन में गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं या दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न पूछता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 ईस्वी में। या दिल्ली समझौता कब हुआ, तो 1931 ईस्वी में। किसके बीच हुआ, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। और इसी समझौता के बाद गांधी जी पहुंचे कहाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन। किंतु वहाँ पर अछूतों यानी दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली पर बात चल रही थी, जिसके कारण वो नाराज होकर वहां से कहाँ आगे, भारत आ गए। और भारत आने के बाद वह पुनः क्या किए, अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। किंतु आपको अंग्रेजी हुकूमत ने उनको पकड़ के पूना जेल में बंद कर दिया था। कहाँ पूना जेल में बंद किया था, पूना जेल में। तो अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली कहने का मतलब दलितों के लिए यानी हिंदुओं में से एक अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर दिया जाए। जैसे 1909 में हुआ था, आपको मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर दिया गया। और पुनः 1919 इसमें आपने सुना होगा 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत ईसाई सिख के लिए भी अलग कर दिया गया था। अब बच गया था हिंदुओं को भी 2 भागों में बांटना, इन हिंदुओं में से कुछ लोग निकल जाए। तो इसी के चलते आपको गांधी जी ने नाराज होकर, ये सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व के कारण वो क्या हो गए, नाराज होकर भारत लौट गए। और इसमें आपको भीमराव अंबेडकर भी शामिल हुए थे। तो 3 राउंड टेबल माने 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 1931, 1932। 1932 इसमें भी आपको भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। तो प्रश्न पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। और इन्होंने इस बात को स्वीकार करके दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात को लेकर भारत लौट लाए। किंतु 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ 1932 ईस्वी, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद कहा गया, अंबेडकर जी ने इस बात को अस्वीकार कर दिया और कहा कि दलित जो लोग हैं या पिछड़े लोग जो हैं खासकर उसके समाज के, उनको आरक्षित सीटों की संख्या क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाएगा। तो इस बात पर गांधी जी और इनके बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। तो प्रश्न पूछता है पूना पैक्ट कब हुआ, तो 1932 ईस्वी में हुआ। किनके बीच हुआ, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। किस मामले के हुआ, यानी दलितों या छूतों के लिए जो प्रतिनिधित्व की बात को स्वीकार करके आए थे, कहाँ से, ब्रिटेन से। उसी पर ये दोनों आदमी के बीच सहमति बन गई कि नहीं, इनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या भले बढ़ा दिया जाए किंतु अलग न किया जाए। तो इसको याद रखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे। और इसी गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश चर्चिल जो था, विपक्षी पार्टी का था, उसी ने इन्हें अर्धनग्न फकीर करके संबोधित किया था। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये हेनरी विवियन डेरोजिया जो हैं, ये एक टीचर थे। इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया था। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, अमार सोनार बांग्ला
गीत के रचयिता हैं और भारत के राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन इन्हीं के द्वारा गाया गया था। और विलियम जोन्स से याद रखेंगे 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा ही किया गया था 1784 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा जो जिला है अभी कच्छ जिला है। कोई सुने होंगे ले भी, किंतु अभी भी कौन है? कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है और मोहे जो पंडुचेरी का है वो सबसे छोटा जिला है। और ये है गुजरात का और मोहे जिला जो है वो पंडुचेरी का है जो सबसे छोटा जिला है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपको राजस्थान है और सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। कौन है? गोवा। इस 4 पॉइंट को एक साथ जोड़ के याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कार्बन के रूप में वायुमंडल मौजूद रहता है, यानी कार्बन के रूप में यानी रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है जो एक विषैले गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक विषैले गैस है और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। तो कार्बन के रूप में एक विषैले गैस होता है और एक तापमान के लिए क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और उसके अलावा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन गैस होता है? तो नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन जो होता है वो 78% के आसपास होता है। उसके बाद होता है आपको ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो आपको 20.95% यानी लगभग 21% ये पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी CO2 कितना परसेंट पाया जाता है? तो 0.03%। इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे, कई बार एक एग्जाम में आया है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है? 0.03%। और यह तापमान के लिए जिम्मेदार गैस है। उसके अलावा है अगला कि इल्सा निम्नलिखित में से क्या है? तो इल्सा जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम को पता लगाने का एक जांच है और ये इसे ही को क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एड्स कहते हैं। और एड्स जो का जो परजीवी है जिसे HIV कहते हैं, यानी HIV कहते हैं। क्या कहते हैं? HIV। और यह बैक्टीरिया जनित वायरस जनित क्या है? रोग है, यानी किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। और एड्स रोग जब होता है उसमें WBC जो होता है यानी ब्लड का एक भाग है WBC कहने का मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल, और इसी का एक भाग है लिम्फोसाइट जो शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं लिम्फोसाइट के। जब एड्स रोग होता है तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? काम करना छोड़ देता है, जिसके कारण इसका संक्रमण शरीर के पूरे क्षेत्र में क्या होता है? फैल जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखेंगे सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी नदी, चारों तरफ नदी और बीच में एक द्वीप बन जाना इस नदी के पानी में। तो इसे द्वीप जो बना है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो मांजुली नदी द्वीप है जो असम राज्य में है। कहाँ है? असम राज्य में है। और ये किस नदी से बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से। किस नदी से बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से ये बना है। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा मांजुली नदी द्वीप समूह जो है वो किस नदी से निर्मित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से। यह ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। और मानसरोवर झील से निकलने के बाद वो इस ब्रह्मपुत्र नदी को ही चीन और तिब्बत में खासकर सांगपो नदी कहा जाता है। तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो नदी कहा जाता है। और सांगपो नदी इसे कहाँ कहा जाता है? तो खासकर तिब्बत और चीन में कहा जाता है। और यही सांगपो नदी जब आगे बढ़ती है भारतीय क्षेत्र में यंग्याप दारा से, यंग्याप दारा जो है ये कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश से ये क्या करती है? भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है और इसके दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को ही दिहांग नदी कहा जाता है जो मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी है। और असम के निचली घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यही जमुना नदी जो गंगा नदी को जो बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा नदी और जमुना नदी दोनों संयुक्त जब धारा बनाती है और दोनों संयुक्त धारा के नाम से ही कहाँ गिर जाती है? बंगाल के खाड़ी में। तो पद्मा और जमुना के संयुक्त धारा को ही हम लोग मेघना नदी के नाम से जानते हैं। और इसी मेघना नदी के तट पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र बना जिसे सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। और यह जनरली कहा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तट से निर्मित है। तो गंगा कहने का मतलब वही पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहने का मतलब वही जमुना नदी, और दोनों की संयुक्त धारा को ही तो मेघना नदी कहते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, याद आ जाएगा। लिखते कम है किंतु हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनाएं, और सुने हुए बात और वीडियो को देखेंगे बार बार तो याद जरूर रहेगा। और जब भी एग्जाम में आए तो बस
टिक आउट हो जाएगा। बस कुछ देर है, देखने के काम है, तुरंत आप बता सकते हैं अगर वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे। और जब भी देखें तो अगर कॉपी लेके बैठते हैं तो कॉपी में कुछ प्रश्नों को नोट भी करें। अभी फिलहाल जो बीबी वीडियो आपके पास है ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, आपको लगता है लाइव वीडियो है तो इसलिए कमेंट नहीं करते हैं, किंतु आप इस वीडियो को अच्छा से देखें, ठीक है। ये सब वीडियो आप ही के लिए है और अच्छा लगता भी है तो कुछ दूसरे को भी पहुँचाएँ, कुछ मदद करें, ठीक है। एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो आगे प्रश्न है कि ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत जो है इस समताप मंडल में पाया जाता है, यानी समताप मंडल का ये भाग है, ये 32 से लेकर 60 किलोमीटर के ऊंचाई पर है, यानी 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और याद रखेंगे ये ओजोन परत में अभी वर्तमान में क्षरण जो हो रहा है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अगर इस परत में क्षरण हो जाए तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे कहाँ पहुँचेगी? पृथ्वी पर पहुँचेगी। कहाँ पहुँचेगी? पृथ्वी पर पहुँचेगी, जिससे त्वचा संबंधित कई बीमारी हो सकती है। इसलिए इस क्षरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है कि 16 सितंबर को कि ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है उसको संरक्षण के लिए, क्योंकि ये जो पृथ्वी से जो CFC क्लोरोफ्लोरीन जो कार्बन जो है गैस, यही जाके वहाँ क्या करता है? CFC वहाँ क्षरण करने का काम करता है, जिसके कारण लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप ऐसा न करें। तो इसीलिए याद रखेंगे ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ये पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? रोकता है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन गैस ही पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, ये अगला है जो उसका पाठ हो चुका था, इसका कुछ बाकी है, इसको भी ध्यान से याद रखेंगे। और देखिए हम एक बार रिवीजन कराते हैं और पुनः उसको ध्यान से रखेंगे। प्रश्न है कि कैलाश मंदिर कहाँ है? तो कैलाश मंदिर जो है वो आपको एलोरा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? एक महाराष्ट्र में मिस है, महाराष्ट्र में है कैलाश मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर जो है वो भी महाराष्ट्र में है। दिलवारा का जैन मंदिर है माउंट आबू पर्वत राजस्थान में। तो इसमें याद रखना आपको दिलवारा का जैन मंदिर ये माउंट आबू पर्वत पर है। इसको टिक आउट कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, कॉपी में नोट भी कर लेंगे। होयसल मंदिर जो है हेलीबीड में है, ये कर्नाटक में है। और मीनाक्षी मंदिर तो आपके एग्जाम का कई बार ये प्रश्न आ चुका है। मीनाक्षी मंदिर, कोणार्क मंदिर आपको एग्जामों में कई बार ये देखने को मिला है। उसके अलावा एलोरा की गुफा हो, अजंता की गुफा हो, एलिफेंटा की गुफा हो, ये सब आते रहता है। तो इसलिए मीनाक्षी मंदिर आपको याद रखना। बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर में जो तमिलनाडु में आता है। नटराज मंदिर जो है चिदम्बरम में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में है। और स्वर्ण मंदिर जो है ये अमृतसर में है, जिसे गोल्डन टेम्पल हम लोग कहते हैं। ये आपको सिख धर्म के 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे, इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। खजुराहो मंदिर अभी हमने चर्चा किया, कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। और विलियम फोर्ट कोलकाता में है। विवेकानंद एक मेमोरियल तमिलनाडु में भी है। और बेलूर मठ बनाए थे जो विवेकानंद, वो कहाँ पे है? कोलकाता में है। और तारापुर मछली घर मुंबई में। जिम कार्बेट पार्क नैनीताल में। सनसेट पॉइंट जो होता है उसे माउंट आबू को ही कहते हैं। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में। और एक मोती मस्जिद भी है जो आगरा में भी है और एक दिल्ली में भी है। तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जो है वो जामा मस्जिद दिल्ली में है, जो शाहजहां बनाया था। एक जामा मस्जिद आगरा में भी है जो औरंगजेब ने बनाया था। तो याद रखेंगे एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी है जो शाहजहां, और एक आगरा में भी मोती मस्जिद है जो औरंगजेब ने बनवाया था। तो इस तरह इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करके लिख भी लेंगे। और इसके अलावा नोट्स में भी आपको ये दिया जाएगा। तो इस तरह कुछ उसका पार्ट जो बचा हुआ था उस पर हमने चर्चा किया। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।